हेलो दोस्तों, आपका मेरे रिवाइजिंग स्टडी चैनल पर स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने मौर्य काल के बाद स्थापित हुए 4 वंशों के बारे में पढ़ा था। आगे इतिहास में वर्णन किया गया है मौर्य काल के बाद विदेशी राजाओं के आक्रमण। पश्चिम भारत में मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया से आए कई राजवंशों ने अपनी सत्ता कायम की। इस काल में भारतीय क्षेत्रों पर यूनानी, शक, पल्लव तथा कुषाणों का हमला हुआ था। आइए इनका वर्णन करते हैं। भारत में यवन राज्य। उत्तर पश्चिम से पश्चिमी विदेशियों के आक्रमण मौर्योत्तर काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। इनमें सबसे पहले आक्रमणकारी बैक्ट्रिया के ग्रीक थे, जिन्हें यवन के नाम से भी जाना जाता है। मौर्योत्तर काल में भारतीय सीमा में प्रवेश करने का श्रेय डेमेट्रियस प्रथम को है। उसने 183 ईस्वी पूर्व में पंजाब के कुछ क्षेत्रों को विजित कर साकल, आधुनिक सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया था। डेमेट्रियस प्रथम के उपरांत यूकेट्राइटस ने भारत के कुछ क्षेत्रों को विजित कर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था। मिंडार या मिलिंद 160 ईस्वी पूर्व से 120 ईस्वी पूर्व तक सर्वाधिक प्रसिद्ध यवन शासक था, जिसने भारत में यूनानी सत्ता को स्थायित्व प्रदान किया था। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागसेन यानी नागार्जुन के साथ मिलिंद के साथ किए गए वाद विवाद का विस्तृत वर्णन मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न में मिलता है। इसके बाद मिलिंद ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। यूनानी संपर्क का प्रभाव। इन शासकों ने भारी संख्या में सिक्के जारी किए। हिंदी यवन भारत के पहले शासक हुए, जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये किन किन राजाओं के हैं। यूनानियों के प्रभाव से भारतीय सिक्कों पर राजाओं का नाम व तिथियां उत्कीर्ण की जाने लगी। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के यूनानी शासकों द्वारा जारी किए गए थे। स्ट्रेटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इन शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की कला प्रचलित कराई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। सप्ताह का 7 दिनों में विभाजन, विभिन्न ग्रहों के नाम तथा नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला भारत ने यूनानियों से सीखी। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में भी योगदान दिया। पर्दा यवनिका के नाम से प्रचलित हुआ। भारतीय काली मिर्च यूनानियों एवं रोमन वासियों को बहुत प्रिय थी, इसीलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवन प्रिय कहा गया है। इनकी यूनान एवं रोम में बहुत अधिक मांग थी। इसके बाद वर्णन आता है भारत में शक राज्य। भारतीय स्रोत शकों को सीथियन नाम देते हैं। यवन शासकों के पश्चात शक भारत में आए, जिन्होंने यवन शासकों से भी अधिक भूभाग पर अधिकार किया था। शक 5 शाखाओं में विभाजित थे। प्रथम शाखा काबुल में, द्वितीय शाखा तक्षशिला में, तृतीय शाखा मथुरा में, चतुर्थ शाखा उज्जैन में तथा पंचम शाखा नासिक में अपना प्रभुत्व स्थापित किए हुए थी। भारत में शक शासक क्षत्रप कहलाते थे। मथुरा के शक पहले मालवा क्षेत्र में रहते थे। 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक राजा ने इन शकों को युद्ध में पराजित कर उन्हें बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। विक्रम संवत नाम का संवत 57 ईस्वी पूर्व शकों पर विजय के उपलक्ष्य में प्रारंभ हुआ। भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि इतनी प्रचलित हुई कि जब किसी शासक ने महान पराक्रम दिखलाया, उसने इस उपाधि को धारण कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप भारत में अब तक कुल 14 विक्रमादित्य हुए। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे विख्यात विक्रमादित्य हुए। रुद्रदामन प्रथम शकों के सबसे महान शासक हुए। जूनागढ़ से प्राप्त 150 ईस्वी का उसका अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखित पहला अभिलेख है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। रुद्रदामन ने काठियावाड़, आधुनिक गुजरात के अर्धशुष्क क्षेत्र की मशहूर सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया। यह झील मौर्यकालीन थी और दीर्घकाल में सिंचाई के काम आती थी। यह झील चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री पुष्यमित्र वैश्य द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद भारत में पल्लव राज्य आया। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के पश्चात पार्थियान लोगों का आधिपत्य स्थापित हुआ। पार्थियान लोगों का मूल निवास स्थान ईरान था।
भारतीय साहित्य में इन्हें पल्लव या पहलव कहा गया था। पल्लव वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक गांधोफर्निस था। इस पल्लव शासक की राजधानी तक्षशिला थी। गांधोफर्निस के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। पल्लव शक्ति का वास्तविक संस्थापक मिथिड्रस प्रथम था। पल्लवों की शक्ति व प्रभुता का अंत कुषाणों ने किया था। भारत में कुषाण राज्य। पल्लवों के पश्चात कुषाणों का भारत में आगमन हुआ। अधिकांश आधुनिक विद्वान कुषाणों का संबंध पश्चिमी चीन में गोबी प्रदेश में रहने वाली यूची जाति से मानते हैं। कुजुल कड़फिसेस भारत के कुषाण वंश का संस्थापक था। इसके बाद राजा बने विम कड़फिसेस ने भारी मात्रा में स्वर्ण के सिक्के जारी किए, जिनकी शुद्धता गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों से उत्कृष्ट थी। इन सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां बनी हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह शैव था। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। 72 ईस्वी में कनिष्क कुषाण साम्राज्य का शासक बना। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कनिष्क ने अपने शासनकाल में गांधार, कश्मीर, सिंध एवं पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत प्रचलित किया था, जो शक संवत के नाम से जाना जाता है। इसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। इसके समय में कश्मीर के कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित की गई, जिसमें बौद्ध धर्म महायान एवं हीनयान में विभाजित हो गया। कनिष्क स्वयं महायान के मानने वाले थे। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कनिष्क के शासनकाल में भारत का व्यापारिक संबंध मध्य एशिया एवं पश्चिमी विश्व के साथ बना। कनिष्क के शासनकाल में कला की 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। पहली थी गांधार एवं दूसरी थी मथुरा कला शैली। मथुरा से कनिष्क की एक सिर विहीन खड़ी प्रतिमा मिली है, जिसमें उन्हें घुटनों तक चौगा तथा पैरों में भारी जूते पहने हुए दिखाया गया है। कनिष्क ने अपने साम्राज्य की प्रथम राजधानी पुरुषपुर और द्वितीय राजधानी मथुरा को बनाया था। कनिष्क के उत्तराधिकारी हुविष्क के समय में कुषाण सत्ता का प्रमुख केंद्र पेशावर से हटकर मथुरा पहुंच गया था। कनिष्क के कुल का अंतिम महान शासक वासुदेव था। एक यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने वासुदेव के सम्मान में एक स्तंभ विदिशा यानी मध्य प्रदेश के निकट स्थापित करवाया। कुषाण कला में पक्की ईंटों का प्रयोग आरंभ हुआ। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र की रचना वात्स्यायन द्वारा इसी समय में की गई थी। यह कामशास्त्र की प्राचीनतम पुस्तक है, जिसमें रीति और प्रति का विवेचन किया गया है। इसमें एक नागरिक या नगरजीवी पुरुष का जीवन चित्रित किया गया है, जो शहरी जीवन के विकास काल की झांकी को प्रस्तुत करता है। कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उन्हें समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। इस युग में विवाह की आयु और कम करके 8 से लेकर 10 वर्ष की आयु की कन्या को विवाह के लिए उपयुक्त माना गया। आइए अब हम अध्ययन करते हैं कनिष्क के दरबार में प्राप्त संरक्षण विद्वानों का। सबसे पहले थे अश्वघोष। चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे। वह उच्च कोटि का साहित्यकार थे, जिनकी तुलना मिल्टन, गेटे, कांट और वाल्टेयर से की जाती है। अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के नाम से लिखी। बुद्ध चरित्र को बौद्धों की रामायण कहते हैं। उसने सौंदरनंदन काव्य को भी लिखा, जो संस्कृत काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके अलावा उसने सूत्रालंकार की भी रचना की। अश्वघोष को संस्कृत का प्रथम नाटककार माना जाता है, जबकि सर्वप्रथम संपूर्ण नाटक का रचना का श्रेय भास को दिया जाता है, जिन्होंने स्वपनवासवदत्ता रचा। दूसरे थे नागार्जुन। इनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। वह दार्शनिक व वैज्ञानिक था। उसने अपने ग्रंथ माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अतः उसे भारतीय आइंस्टीन भी कहा गया है।
चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने प्रथम शताब्दी ईस्वी में चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। तीसरे थे वसुमित्र, जो कि चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ महाविभाषा शास्त्र है, जो बौद्ध जातकों पर टीका है। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहते हैं। चौथे थे चरक, यह चिकित्सा शास्त्री था। चरक को चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है। इस पुस्तक में भारी संख्या में उन पेड़ पौधों का वर्णन है जिनका प्रयोग दवा के रूप में होता है। यह पुस्तक न केवल भारतीय आयुर्विज्ञान के अध्ययन के लिए बल्कि प्राचीन भारत के वनस्पति और रसायन शास्त्र के अध्ययन के लिए भी उपयोगी है। मथुरा, यह कनिष्क का एक मंत्री था। आइए मौर्योत्तर काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन करती हूँ। इस काल में भारतीय समाज में बड़ी संख्या में जनजातीय तत्व तथा विदेशी तत्वों का आत्मसातकरण हुआ। यूनानी, शक, पार्थियन और कुषाण सभी भारत में अपनी अपनी पहचान अंततः खो बैठे और धीरे धीरे भारतीय बन गए। भारतीय समाज में विदेशियों का आत्मसातकरण जितना अधिक मौर्योत्तर काल में हुआ, उतना शायद प्राचीन भारत में के इतिहास में और किसी काल में नहीं हुआ। मौर्योत्तर काल आर्थिक दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कुषाण काल से ही माना जाता है। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन है। कुषाण राजवंशों की मुद्राओं पर शिव को मानव के रूप में दर्शाया गया। भारत में बड़े पैमाने पर सोने की सिक्का चलाने वाले प्रथम शासक कुषाण ही थे। शकों और कुषाणों ने इस भावना को बढ़ावा दिया कि राजा देवता का अवतार होता है। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली, जो अपने राजा को स्वर्ग का पुत्र कहते थे। मौर्योत्तर काल का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं विशिष्ट मिट्टी का बर्तन लाल मृत भांड था। धन्यवाद दोस्तों, मेरी वीडियो अंत तक देखने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा व चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।